एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस का कि अशोक के कैरेक्टर को जो है एस्टिमेट करो, उसको हम पढ़ेंगे। सो इस चैनल पे हम कॉलेज के लिए सारी वीडियोस जो है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वांट यू कैन सी द वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। एस्टिमेट ऑफ अशोक, कि अशोक का जो टाइम पीरियड था उसमें चीज़ें कैसी थी, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता था, लोगों की क्या राय थी अशोक के बारे में। इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे कि उनका एक काइंड ऑफ कैरेक्टर कैसा था। हम आज इस चीज़ को पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि जो अशोक है वो मौर्यन डायनेस्टी का थर्ड रूलर था, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में एक यूनिक प्लेस को ऑक्यूपाई किया। वो एक पावरफुल एम्परर ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ एक मॉरल रिफॉर्मर और वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर भी थे। अशोक पहले रूलर थे जिसने मॉरल वैल्यूज़ को, नॉन वायलेंस को सपोर्ट किया, ना कि वायलेंस को। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हाउ ही चेंज फ्रॉम वायलेंस टू नॉन वायलेंस, देन यू कैन सी माई लास्ट वीडियोज़। कलिंग के वॉर के बाद में अशोक का जो कंसेप्ट है किंगशिप का वो ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया। और उन्होंने आइडियल्स ऑफ धम्म की पॉलिसी को अपनाया, नॉन वायलेंस को अपना लिया, टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपना लिया और पब्लिक के वेलफेयर के बारे में और ज़्यादा वो काम करने लगे। इसीलिए हिस्टोरियंस ने उनको रिगार्ड किया है, उनको एक उपाधि दी है कि वो ग्रेटेस्ट रूलर थे एंशिएंट इंडिया के। अशोक एक कॉन्करर की तरह और एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे थे। तो अशोक ने जो इनहेरिट किया था एम्पायर, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और वेल ऑर्गेनाइज था। और ये इतना अच्छा एम्पायर उनको उनके प्रीडिसर्स से मिला था, यानी कि पूर्वजों से मिला था। सेकेंड इज दिस कि उन्होंने सक्सेसफुली इम्पीरियल यूनिटी को बनाए रखा और अपना एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट रखा। थर्ड, एग्रेसिव वॉरफेयर को रीअनाउंस करने के बावजूद भी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल स्टेबिलिटी को जो है प्रिजर्व रखा, यानी कि वो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं भूले और इंटरनल स्टेबिलिटी यानी कि उनके एम्पायर में क्या चल रहा है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को भी उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो हमेशा से ही सेंट्रलाइज था, डिसिप्लिन था और इफ़ेक्टिव था, यानी कि वो हमेशा वर्क करता था। अशोक एक वीक रूलर नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे। सो नेक्स्ट, अशोक एक मॉरल रिफॉर्मर की तरह कैसे विश करते थे, कैसे थे। कलिंग के डिस्ट्रक्शन होने के बाद में जब कलिंग का वॉर हुआ और उन्होंने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखी, तो अशोक ने धम्म की पॉलिसी को अपनाया। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज़ द पॉलिसी ऑफ धम्म, देन यू कैन सी माय लास्ट वीडियोस। उन्होंने जो धम्म की पॉलिसी अपनाई वो थी नॉन वायलेंस के बारे में, एल्डर्स की रिस्पेक्ट के बारे में, यानी कि बड़ों की इज्जत करो, नॉन वायलेंस को अपनाओ, हर एक धर्म के प्रति टॉलरेंस रखो, यानी कि अगर तुम्हारा धर्म अलग है और सामने वाले इंसान का धर्म अलग है तो ये नहीं है कि अब तुम उसको मारने काटने पर उतर जाओगे, नहीं, रिलीजियस टॉलरेंस रखो। कंपैशन दिखाओ ह्यूमंस की तरफ भी और एनिमल्स की तरफ भी। धम्म की जो पॉलिसीज़ थी वो प्रैक्टिकल थी, इथिकल थी और रिचुअलिस्टिक तो नहीं थी, लेकिन स्केलेटन थी, वो स्केलेटेरियन। मतलब ये कोई रिचुअल नहीं था, ये कोई परंपरा नहीं बना के गए वो कि भाई ये चीज़ें फॉलो करनी ही करनी है। ये चीज़ें जो थी ये बेसिक नीड्स थी जो लोगों को अब तक पता नहीं चली थी। अशोक ने एक मॉरल डायरेक्शन प्रोवाइड की गवर्नेंस को, जो बहुत ही ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी था। अब तक किसी ने भी जो है इस तरह के रूल करने के बारे में न किया था न सोचा था। अशोक एक वेलफेयर किंग की तरह कैसे थे। अशोक का ये बिलीव था कि सब लोग खुश रहें, ये एक ड्यूटी है एक राजा की।
वेलफेयर मेजर इंक्लूडेड, यानी कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं और क्या क्या उन्होंने किया। तो रोड्स बनाई, सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, रेस्ट हाउसेस बनवाए, आराम के लिए हाउसेस, प्लांटेशन रखी, शेड ट्री की यानी कि छाया वाले जो पेड़ थे उनकी प्लांटेशन करवाई, हॉस्पिटल बनवाए ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, और जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, उनके लिए ह्यूमन ट्रीटमेंट रखा, यानी कि उन्हें जानवरों जैसा पेश मत आओ, उनके साथ में है तो वो भी इंसान ही ना। उन्होंने नया आइडिया इंट्रोड्यूस किया वेलफेयर का, जो मॉडर्न टाइम से बहुत आगे था, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी जो सोच थी वो बहुत हद तक बहुत अच्छी थी। अब उन्होंने जो रिलीजियस धर्म के लिए पॉलिसी बनाई वो कैसी थी? अशोक ने रिलीजियन टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था। कोई भी फोर्स कन्वर्जन्स में नहीं था, यानी कि इफ़ एनीबडी वांट्स टू ब्राह्मण देन ही कैन, इफ़ एनीबडी वांट्स टू have a Buddha follower then he can do that. Jainism, Ajivak, the person wants what he can do, there is no compulsion. हारमनी को यानी कि पीस को उन्होंने अलग अलग डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी में एनकरेज किया जा जाके। फिफ्थ है अशोका एंड बुद्धिज्म। अशोक खुद जो है बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का दबाव दूसरों के ऊपर नहीं डाला कि तुम भी जो है बुद्धिज्म को ही फॉलो करो। बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन और को उन्होंने सपोर्ट किया, और बहुत बाहर तक आज चाइना बुद्धिज्म को फॉलो करता है, तो ये उस टाइम पे अशोक की ही देन है कि उन्होंने अपने यहाँ के मिशनरीज़ को अब्रॉड भेजा हमारे धर्म का प्रचार करने के लिए। उनके एफर्ट ने हेल्प की बुद्धिज़्म को पूरा वर्ल्ड रिलीजन बनाने में। बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ है जो बुद्धिज़्म को मानती है, और ये किसकी देन है? ये इंडिया की देन है। अशोक ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इंडियन कल्चर को इंटरनेशनली बढ़ाने के लिए। अशोक एक ग्रेट कम्युनिकेटर थे। कैसे? उन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए आज से पहले किसी ने नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पत्थरों का, पिलर्स का, रॉक्स का, इन सारी चीज़ों को हेल्प किया ताकि वो डायरेक्टली लोगों से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया तो वो उनको इंस्क्रिप्शन यानी कि पत्थरों वगैरह पर लिखवा देते ताकि लोग उसको डायरेक्टली पढ़ें। अब अगर उन्होंने कोई रूल पास किया और वो किसी मंत्री वगैरह को बताया, आधे लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा, और अगर पता चला भी तो क्या पता वो उसको चेंज करके बताए, उनको अपने फ़ायदे के लिए बताए। अभी राजा हर जगह जाके थोड़ी देखेगा कि ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इसलिए इन्होंने एज अ गुड कम्युनिकेटर उन्होंने कितना अच्छा फैसला लिया कि उन्होंने हर चीज़ को इंस्क्रिप्शन पे लिखवाना शुरू कर दिया। ये इंस्क्रिप्शन जो है सिंपल लैंग्वेज में लिखे हुए थे ताकि लोगों को समझ आए। इससे जो उनकी गवर्नेंस थी वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई, पीपल ओरिएंटेड हो गई, यानी कि लोग वह बहुत ज़्यादा खुश थे उनके शासनकाल में। कोई किसी भी ऐसे एंशियंट रूलर ने, किसी भी पुराने रूलर ने ऐसा कभी नहीं किया था कि लोगों तक उनकी बात डायरेक्टली पहुंच पाए, लेकिन अशोक ने ऐसा करके दिखाया। अशोक की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी? तो अशोक ने पीसफुल फॉरेन पॉलिसी को अपनाया था। फ्रेंडली रिलेशंस रखे उन्होंने नेबरिंग किंगडम के साथ, और अपने खुद की बेटी को और बेटे को उसने कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। वेस्ट एशिया भेजा, कुछ को साउथ एशिया एशिया भेजा। इस चीज़ ने इन्हेंस किया इंडियन कल्चर को और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस को। आज इंडिया को अगर हर जगह जानता है तो अशोक की वजह से जानता है। हमारा कल्चर फैला अशोक की वजह से। बुद्धिज़्म को हमने फैलाया बाहर तक तो अशोक की वजह से। ये सब अशोक की वजह से ही हो रहा है। हमारे देश को बोला जाता है बुद्ध का देश। क्रिटिसिज्म ऑफ अशोक। अब कोई इंसान इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है तो ये तो होना ही है कि कोई ना कोई तो उनको क्रिटिसाइज़ करेगा ही करेगा। कुछ हिस्टोरियंस क्रिटिसाइज़ करते हैं अशोक को क्योंकि उन्होंने नॉन वायलेंस की पॉलिसी को अपनाया, जिससे कि उन्हें ऐसा लगता था हिस्टोरियंस को कि जिसकी वजह से जो मिलिट्री है वो कमज़ोर हो गई। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस हमें मिला नहीं कि उनके इस रिबेलियन की वजह से जो उनके शासनकाल में कि
जो एम्पायर है वो स्टेबल नहीं हो और प्रॉस्पेरियस समृद्ध नहीं हो, लेकिन इसका उल्टा ज़रूर था कि उनके शासनकाल जितना प्रॉस्पेरियस और स्टेबल एम्पायर कभी हुआ ही नहीं। उनका शासनकाल सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरियस माना जाता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म करने वाले जो लोग हैं ये फुल्ली जस्टिफाइड नहीं है। नेक्स्ट है हिस्टोरियंस का क्या व्यू रहा, तो H.G. वेल्स ने बोला है कि अशोक शाइन्स एज अ लोनली स्टार इन हिस्ट्री, यानी कि अशोक अकेला ऐसा सितारा है पूरी हिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा शाइन करता है। विनगेट स्मिथ ने बोला है कि अशोक सारे राजाओं में नोबलेस्ट रूलर था पूरी हिस्ट्री का। राधा कुमुर मुखर्जी ने बोला है कि अशोका ने जो है एक किंगशिप को एक बिल्कुल मॉरल लीडरशिप में बिल्कुल चेंज कर दिया। तो ये हिस्टोरियंस के कुछ व्यू हैं, अगर हम इन्हें एग्ज़ाम में लिखेंगे हाईलाइट करके तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। कंक्लूज़न क्या हुआ कि इस सारी चीज़ों का कंक्लूज़न क्या है कि अशोक एक ग्रेट एम्परर था, एक विजनरी रूलर था। वो विज़न लेके चलता था कि मुझे अपने देश को कैसे कैसे आगे बढ़ाना है। अगर वो ऐसा नहीं सोचता तो हमारे देश का कल्चर इतनी दूर तक नहीं फैल पाता। गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट क्या होती है, शासन करना क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने दोबारा रीडिफाइन करके दिखाया कि जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा सही है। पॉलिटिकल पावर को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंबाइन करने के बाद उन्होंने इस्टेब्लिश किया शांति को, स्टेबिलिटी को और वेलफेयर रखा अपने एम्पायर के अक्रॉस। उनकी लेगेसी कंटिन्यू करती है, एक इंस्पायर करती है हमें एक मॉडर्न आइडिया से जस्टिस, टॉलरेंस और इथिकल रूल। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था, लेकिन अशोक के शासनकाल में ये सब हुआ। ये देखो कितनी पुरानी बात है, आज की बात थोड़ी है, कब की बात है, और उस टाइम पे इतना अच्छा विजन लेके चलना बहुत बड़ी बात थी। देयरफॉर अशोक सच में डिजर्व करता है इस टाइटल को कि अशोका द ग्रेट एम्परर। सो हमने अशोक को फुल्ली पढ़ लिया है, अशोक की अर्ली लाइफ, कलिंग वॉर, धम्म की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, और आज उनका एस्टीमेट भी डन हो चुका है। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।